हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। ये एक ऐसा सेक्टर है जो डिफेंसिव सेक्टर है, मींस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको ज़्यादा लॉसेस भी नहीं देंगे। ये एक स्टेबिलिटी के साथ रहते हैं। इसमें आपको एक कैलकुलेटेड प्रॉफिट एंड कैलकुलेटेड गेन मिलता है। यस, समटाइम्स मतलब जो अभी मार्केट सिनारियो है कि सारे सेक्टर्स जो है वो बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं, सारे सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। इस तरह के सिचुएशंस में एफएमसीजी कंपनीज, एफएमसीजी सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू रहता है। एंड सब फंड मैनेजर्स, एवरी एनालिस्ट, जो भी है फंडामेंटलिस्ट, टेक्निकली जो भी रीड करते हैं, उन सब का जो आपको व्यू मिलेगा कि एफएमसीजी सेक्टर में बाय कीजिए। इसका रीज़न ये है कि इसके कंपनीज़ है, इनका कंजम्पशन जो है वो रेगुलरली स्टेबल रहता है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। देन आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स इससे मिलते हैं, लाइक डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप इसका पी देखोगे तो सेक्टर का ही पी जो रहता है 30 के ऊपर रहता है, जो बहुत ही अच्छा है। अगेन प्रॉफिट्स जो रहते हैं प्राइस के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं फॉर जो नेक्स्ट 6 मंथ, या कह सकते हैं कि 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के प्राइस ऑलरेडी इसमें चलते रहते हैं। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने के लिए है। सो मैं इसका जो ये बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाऊँगा। इसके हर एक स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा। एंड आज ही के दिन में मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसके 2 बेस्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मिले जो आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे। सो गाइस, समझते हैं कि पहले एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है, निफ्टी एफएमसीजी क्या होता है, कैसे उसको रीड करते हैं, उसके बेसिक्स एक बार समझ लेते हैं। एफएमसीजी सेक्टर जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर है, जो निफ्टी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सेक्टोरल इंडाइसेस है बिकॉज इसकी ये जो चालू हुआ था ये जनवरी 1 1996 में चालू हुआ था। जिस प्रकार ये एक ओल्डेस्ट इंडाइसेस है, उसी प्रकार मैं अगर अपनी इसके बारे में बताऊँ कि इसके जो कंपनीज़ है, इसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो है वो मोर देन 50,000 करोड़ या उसके ज़्यादा के ऊपर के है। बिकॉज इसमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर गेन आता है, कंटिन्यू बेसिस के ऊपर ये कंपनीज आउट परफॉर्म करते हैं। जो इसका स्टार्टिंग हुआ था जब ये इंडाइसेस, तब 1000 पॉइंट का था। 1000 पॉइंट का इसका बेसिस पॉइंट ये थे। इसके अंदर 15 कंपनीज इंक्लूडेड होती है। एंड ये कंपनी जो रहती है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स या ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है जो हम डेली यूजेस में लाते हैं, लाइक ऑयल, बिस्किट्स, देन ऑल मतलब प्रोसेस्ड फूड, देन जो भी हम सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका कंजम्पशन कितना बड़ा है, कंजम्पशन बेस कितना बड़ा है। एंड लाइक इंडिया जैसी अगर कंट्री हो जिसमें पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो, इतने डेंस लोग हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनको बेनिफिट होता हो, कितना बड़ा इनका मार्केट है। एक बार समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन से कंपनीज़ है, कौन से कंपनीज़ इस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, इस सेक्टर में है। ब्रिटानिया, देन कोलगेट पामोलिन, जो कोलगेट है टूथपेस्ट बिजनेस के अंदर ये लीड करता है। डाबर इंडिया, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, जुबिलेंट फूड वर्क्स, मारिको, नेस्ले इंडिया, देन पीएनजी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, लाइक टाटा, जिसको हम पहले टाटा ग्लोबल कहते थे, देन यूनाइटेड ब्रेवरेज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये दोनों भी लीकर कंपनीज है। अभी हम एक बार देख लेते हैं इनका वेटेज किस प्रकार है, कौन से स्टॉक्स है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर 28% का वेटेज रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये एक पूरा क्वार्टर पकड़ के चलता है। मतलब अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर
वन साइड मूवमेंट देता है तो डेफिनेटली ये सेक्टर को एक सपोर्ट मिलता है। एंड ये जायंट है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है अभी के टाइम पे एफएमसीजी सेक्टर में, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इसका मार्केट शेयर भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। आफ्टर पतंजलि क्रैश यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट उसने कैप्चर किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। डेफिनेटली ये एक बाय पिक है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके रिलेटेड कि इसके फंडामेंटल्स एंड इसके क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि वेटेज किस प्रकार है इंडेक्स का। हिंदुस्तान यूनिलीवर 28%, आईटीसी 26%, देन नेस्ले इंडिया 10% का वेटेज है, देन डाबर 5% का वेटेज है, ब्रिटानिया का जो वेटेज है 6.25% का वेटेज है। सो गाइज कुछ इस प्रकार है डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे कम जो वेटेज है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ एंड इमामी लिमिटेड का है। सो अगेन ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि किस प्रकार मार्केट जो है या एफएमसीजी सेक्टर जो है वो ड्रिवन है। मुझे इसमें आईटीसी जो एक कंपनी है ये मल्टी बिजनेस कंपनी है, इनके होटल्स भी है। सो बाकी सारे जो कंपनीज़ है ये टोटली एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। निफ्टी एफएमसीजी के फंडामेंटल चेंजेस फंडामेंटली किस प्रकार है ये सारे कंपोनेंट्स एक बार देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इंडाइसेस का फंडामेंटल क्या है, इंडाइसेस की करंट सिनारियो क्या है। निफ्टी एफएमसीजी का जो पी है मैंने जिस प्रकार कहा था 30 के ऊपर ही रहता है तो 31.82 का पी है। देन प्राइस टू बुक है जो 9.28 है। डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत है, 1.5% का डिविडेंड यील्ड इज़ लाइक हेवन फॉर अ डिविडेंड यील्डर। सो बहुत ही अच्छा है। एफएमसीजी सेक्टर का अगर हम रिटर्न्स देखें जिस प्रकार मार्केट अभी क्रैश हुए हैं, अगर हम देखें तो मीडिया देन पीएसयू बैंक इनका रिटर्न जो है -50% के भी नीचे है। तो एफएमसीजी सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है जिसने लेस दैन 10% माइनस में रिटर्न दिया है। मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपये लगे तो अभी तक सिर्फ 10 रुपये का ही आपको नुकसान हुआ है। अगर आपने 100 रुपया बैंक में लगाए होते, गवर्नमेंट बैंक्स में लगाए होते, पीएसयूज़ में लगाए होते तो आपके अभी तक 50 रुपये का लॉस हो गया था, सिर्फ 50 रुपये आपके पास बचते थे। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एफएमसीजी सेक्टर इतना स्टेबल होता है। देन एक बार देख लेते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो किस प्रकार है, उनका मतलब किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर जिस प्रकार आप पूरे अगर एफएमसीजी सेक्टर को देखेंगे तो सारे ओवरवेट है, ओवर जाइंट है। इनका पी जो रेशो है वो अगर देखेंगे तो बहुत ही हेवी है। ऑलमोस्ट इस लिस्ट में जो भी स्टॉक है उनका पी 50 के ऊपर ही दिख रहा है। हालांकि मारिको का जो पी है वो 30 है, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। डिविडेंड यील्ड देन पी देन सेल्स नंबर अगर मैं देखूँ तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, या मतलब ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। देन ब्रिटानिया जो है यहाँ पे भी है, अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो 73 का पी रखता है। एंड ये एफएमसीजी सेक्टर का जायंट है, एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके बाद जो आता है आईटीसी, उसका 20, उसका जो ऑलमोस्ट उससे डबल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगेन जो पी के हिसाब से देखें तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ एंड आईटीसी ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इमामी भी अट्रैक्टिव है। सो यहाँ पे 4 स्टॉक हमें ऐसे दिख रहे हैं एफएमसीजी में जो एक अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए रेडी हो रहे हैं। इमामी, देन आईटीसी, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ एंड मारिको, जिसके ऊपर हमें एक बार नज़र रखनी चाहिए। आईटीसी का जो डिविडेंड यील्ड है ये वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में। सो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। टेक्निकली देखते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर किस प्रकार दिख रहा है, किस प्रकार मोमेंटम देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट हम लोग देख लेते हैं। मंथली चार्ट में वन साइड तेज़ी होते हुए दिख रही है। हालांकि जब मार्केट नीचे आया था तब उसने एक अपॉर्चुनिटी दिया था बाय करने के लिए। जो लास्ट जो अपॉर्चुनिटी दी थी एफएमसीजी सेक्टर ने बाय करने के लिए वो 2017 में दी थी, जब भी मुझे याद है कि
हिंदुस्तान यूनिलीवर था, वो 900 रुपये चलता था, तो उसने मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जो वहाँ से अभी तक वो डबल हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड जो अदर एफएमसीजी सेक्टर वाले स्टॉक है, सिलेक्टिव स्टॉक्स है, वो किस प्रकार मूव करते हैं। अभी एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में मुझे यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो एक सपोर्ट बनाया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 27,900 से लेके 27,000 मतलब 1,000 पॉइंट का एक जोन है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है अगर मार्केट ये नीचे आएगा तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो जहाँ पे भी मिलते हैं स्टॉक्स वैल्यूएशन के वाइज, तो आप उसमें बाय कर सकते हैं। अगेन ये जो वीकली चार्ट है अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज यूज़ किया है। जब भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे गया है एंड वहाँ से रिकवरी आई है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 30% का गेन इस सेक्टर ने दिया है, जो बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड राइट नाउ दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें बाय कीजिए, लॉन्गर पर्सपेक्टिव में रुकिए, आपको डेफिनेटली इसमें हाई अर्निंग्स मिलेंगे। अभी हम देखते हैं कि अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ हेवन है, मतलब जो भी बड़े फंड मैनेजर है, बड़े इन्वेस्टर्स है, इनके फंड फ्लोज यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से अगर हम देखें लास्ट 2 वीक से कंटिन्यू बेसिस पे ये दो सेक्टर, स्पेशली फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर, वन साइड ऊपर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, देन एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। देन यहाँ पे मुझे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए दिखेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि सम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क में, या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट किसी कंपनी से कुछ डिमांड कर दे बड़े तौर पे कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। सो गवर्नमेंट कुछ के डिमांड से या गवर्नमेंट के पॉलिसी से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। 40 डेज़ के लॉकडाउन के बाद यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन कंपनीज़ का जो रेवेन्यू है या डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रीज़न ये है कि लोग अनसर्टेनिटी समझ रहे हैं कि जिन्होंने ये टाइम पे कुछ बाय नहीं किया था, सेफ्टी बाइंग नहीं किया था, वो भी अभी बाइंग करेंगे, सोच के कि आगे भी अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो एडवांस स्टॉक होना ज़रूरी है, एडवांस फूड घर पे होना ज़रूरी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस मिलेगा। कंटिन्यू बेसिस पे इनका सेल्स जो है ये डबल होते हुए मुझे दिख रहा है, एंड इसके साथ ही इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। एंड देखना चाहिए कि किस प्रकार ये इसको फुलफ़िल करते हैं इस डिमांड को, बिकॉज थोड़ा बहुत प्रोडक्शन के लिए दिक्कत आने वाली है। बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन सडनली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा या सडनली उसी प्रकार उसी फोर्स में प्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। तो देखते हैं कि हमारा व्यू क्या है। हम इसके ऊपर बुलिश है एंड एक्सपेक्टेशन भी सेम है कि सेल्स ग्रोथ होगा, ऐसा लग रहा है। देन ये पूरा प्रोबेबली पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। अगर आउट परफॉर्म करता है तो एज ऑफ बेस्ट जो चीज़ महंगी होते जाती है मार्केट में, उसमें डिमांड बढ़ते जाती है, तो इसका भी हमें सपोर्ट मिलेगा प्राइस मोमेंटम में। एंड इसका इफ़ेक्ट जो है, कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है, ये हार्डली इनके ऊपर होगा, इनके डिमांड के ऊपर। हालांकि सप्लाई में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर डिमांड जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए ही दिखेगी। सो इसके ऊपर बाय एक्शन है, करंट लेवल पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ कंटेंट ऐड करता हूँ, वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करता हूँ, एंड इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि जिससे मतलब वर्गैलिटी आए या आपको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो। सो मैं हर एक चीज़ को इलेबरेट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो मुझे सपोर्ट कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप कि आपका ट्रेडिंग लाइफ बहुत ही अच्छा हो, आप इंजॉय करें। थैंक यू गाइज़।